बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 9, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़, टॉपिक पैसेज of molecules into and out of the cells mean that active and passive transport. So passage of molecules into and out of the cell अगर हम देखें तो ये इस बारे में बात हो रही है। अगर हम जस्ट सेल की बात करें तो सेल इज़ have a semi-permeable membrane which allows the material into and out of the membrane. ठीक है। अब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन इज़ सेमी परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। उस सेल मेम्ब्रेन में ये एबिलिटी होती है कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को इनवर्ड भी मूव करवाती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को आउटवर्ड भी मूव करने की इजाज़त देती है। It controls the movement of material into and out of the cell. There are two major ways that molecules can be moved across a membrane, and the distinction has to do with whether or not cell entry is used. ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है कि वो पास कर जाए और कुछ मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ नहीं करती कि वो क्रॉस ना करें। ठीक है। Passive mechanism like diffusion use no energy, while the active transport requires energy to get done. ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है उसको कोई एनर्जी यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ज़रूरत होती है कि वो क्या करें, एनर्जी को यूज़ करके मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में आज हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज़ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सो फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूजन। सो अगर हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ें तो हम कहते हैं इट इज़ द रैंडम मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द हायर रीजन टू द लोअर रीजन। ठीक है। हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूव करना, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है। डिफ्यूजन हैपन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। डिफ्यूजन लिक्विड और गैसेस में हो सकती है बिकॉज देयर पार्टिकल्स मूव रैंडमली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्योंकि अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी, और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में भी पार्टिकल्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है। डिफ्यूजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लिविंग थिंग्स। इट इज़ हाउ सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल मूव कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन डज नॉट स्पेंड एनर्जी। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को कोई एनर्जी यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ थ्रू इट। ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन को कोई भी एनर्जी यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ वाई डिफ्यूजन इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसी वजह से डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फिर अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन की तो क्या क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं। यू वॉक इनटू अ कॉफ़ी शॉप एंड इमीडिएटली स्मेल अ कॉफ़ी वाई। ठीक है। ये अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपकी बुक में भी डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं, वहाँ से भी आप रीड आउट कीजिए लाजमी। इस एग्ज़ाम्पल को भी आप लोग गौर से सुने। अगर हम किसी भी कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं, किसी भी होटल पे जाते हैं, तो हमें वहाँ से इंटर होने से पहले हमें खुशबू आना शुरू हो जाती है, कुछ खानों की या कुछ कॉफ़ी वगैरह की हमें खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। वन रीज़न इज़ कन्वेक्शन। एक रीज़न तो कन्वेक्शन भी है। कन्वेक्शन क्या होती है, मूव फ्रॉम द वार्म टू कोल्ड एरिया। हमेशा पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, वार्म एरिया से कोल्ड एरिया में मूव करते हैं। एक तो कन्वेक्शन हो गई। दूसरी इसकी जो मेजर रीज़न है दैट इज़ डिफ्यूजन। ठीक है। बट इवन विदाउट कन्वेक्शन के अलावा जो दूसरा मेन प्रोसेस है दैट इज़ डिफ्यूजन। ठीक है। इन डिफ्यूजन कॉफ़ी पार्टिकल्स मूव फ्रॉम द कॉफ़ी मशीन। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं
तो कॉफ़ी पार्टिकल्स कॉफ़ी मशीन से मूव करते हैं, ठीक है, एन एरिया ऑफ द हाई कंसनट्रेशन, ठीक है, जहाँ पे अब कॉफ़ी बन रही है वो मशीन, अब वो मशीन का जो एरिया है वो क्या है, हाई कंसनट्रेशन है वो, क्योंकि उस कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी बन रही होती है, दैट्स वाई वो एरिया क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन होती है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की, कॉफ़ी के मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। टू द रेस्ट ऑफ द कॉफ़ी शॉप, इसके अलावा और कहीं भी कॉफ़ी शॉप में वो मॉलिक्यूल्स चले जाएं तो वहाँ पे क्या होगी, एरिया ऑफ द लो कंसनट्रेशन पाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, that is the example of diffusion. Making a cup of coffee also involves the diffusion of coffee particles through the hot water, ठीक है। अगर हम नंबर 1 पिक्चर में क्या करते हैं, कप ऑफ वाटर लेते हैं, बीच में अगर हम कॉफ़ी के कुछ पार्टिकल्स डालते हैं, ठीक है, तो पहले जब हम लोग उसको उसमें डालते हैं तो वो क्या होती हैं उस टाइम पे एक ही जगह पे इंजेस्ट हुए हुए होते हैं। दूसरी वाली डायग्राम में देखें, कॉफ़ी मॉलिक्यूल्स बिगिन टू स्प्रेड आउट इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे दूसरी डायग्राम में ये वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो गए हैं, और थर्ड वन वाले में क्या हो गए हैं, स्प्रेड आउट हो गए हैं पूरी कप ऑफ कॉफ़ी में, कप ऑफ वाटर में कॉफ़ी मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, स्प्रेड आउट हो गए हैं। कॉफ़ी मॉलिक्यूल्स आर नाउ इन लोअर कंसनट्रेशन देन दे स्टार्टेड इन, ठीक है, अब स्टार्ट में वो एक ही जगह पे हाई कंसनट्रेशन में पाए जा रहे थे, मगर अब वो पूरी कप ऑफ कॉफ़ी में लो कंसनट्रेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डाइफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डाइफ्यूजन क्या होती है, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन नॉट डाइफ्यूज़ थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू देयर साइज़ और चार्ज, ठीक है, काफ़ी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इन लार्ज साइज़ होते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज फैसिलिटेटेड डाइफ्यूजन, ठीक है। वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, इन द सेल या आउट ऑफ द सेल, कैसे, कहाँ, किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ नोन एज फैसिलिटेटेड डाइफ्यूजन। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन इज़ फैसिलिटेटेड बाय आर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ठीक है, ग्लूकोज अगर ट्रांसफ़र होता है सेल के अंदर तो वो क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल थोड़ा इनलार्ज होता है तो वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हुई हुई होती हैं प्रोटीन्स, ठीक है, उन प्रोटीन्स को क्रॉस करके उन प्रोटीन्स के अंदर से एक वे बना हुआ होता है जिसके अंदर से वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं इन द सेल। Such molecules are taken into and out of the cell with the help of transport protein present in the cell membrane. Cell membrane के अंदर transport proteins होती हैं जो कि ग्लूकोज के अंदर आने और बाहर जाने में हेल्प करती हैं। When transport protein help to move a molecule from a high to low concentration without the expenditure of energy, the process is called facilitated diffusion, ठीक है। अब इसमें यही बताया जा रहा है कि क्या होती है, फैसिलिटेटेड डाइफ्यूजन वही होती है जो कि विदाउट एनर्जी, हाई कंसनट्रेशन से मॉलिक्यूल लो कंसनट्रेशन में तो आ रहे हैं बट एक प्रॉपर वे को यूज़ करके आ रहे हैं, दैट इज़ नोन एज फैसिलिटेटेड डाइफ्यूजन। इट इज़ आल्सो नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिखाई दे रही है। फर्स्ट वन सिंपल डाइफ्यूजन दिखाई दे रही है, मॉलिक्यूल्स हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूव कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटेटेड डाइफ्यूजन जिसमें आप लोग देख रहे हैं किस कलर के, यहाँ पे जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्रिस्टल टाइप मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल के अंदर तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं बट एक प्रोटीन को यूज़ करके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो थर्ड वन है वो हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल दी गई है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को यूटिलाइज़ करके, एनर्जी को यूज़ करके मॉलिक्यूल्स जो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में मूव करके जाते हैं, दैट इज़ नोन एज फैसिलिटेटेड दैट इज़ नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं osmosis. Now we discuss about osmosis. What is osmosis? A process by which molecule pass through a semi-permeable membrane from a less concentrated solution to a more concentrated solution. One, the diffusion of water through the selectively permeable membrane. अब इसमें ये बताया जा रहा है कि डायग्राम में आप कंसंट्रेट करें. डायग्राम में अब आपको ये दिखाई दिया जा रहा है कि एक तरफ दरमियान में एक मेम्ब्रेन लगाई गई है. ठीक है, एक तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दरमियान में लगा दी है. एक बिफोर ऑस्मोसिस का प्रोसेस दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ आफ्टर ऑस्मोसिस का प्रोसेस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, शुगर पार्टिकल्स एक तरफ देखें, दूसरी तरफ वाटर के पार्टिकल्स देखें. एक तरफ से दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन से वाटर, हाई कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं. ठीक है, इसमें भी यही बताया जा रहा है कि सेमी परमिएबल को मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इनटू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से वाटर का मूव कर जाना हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, जहाँ पे ज़्यादा शुगर वाला पानी था वहाँ पे क्या हो गया, वाटर मूव कर गया. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है, ऑस्मोसिस की हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जिसमें से पहली एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दैट इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो वो सॉल्यूशन होता है इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल. ठीक है, सेल के अंदर भी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद हो और बाहर भी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद हो. तो जितनी अमाउंट में वाटर सेल के अंदर जाएगा उतनी ही अमाउंट में सेल के अंदर से वाटर रिमूव भी होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है. वाटर पार्टिकल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल एट द सेम रेट के साथ अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है. एंड द सेल रिटेन्स इट्स नॉर्मल शेप. सेल अपनी नॉर्मल शेप पे रहता है. ठीक है, जैसे कि आप ये डायग्राम्स में नोटिस कर रहे हैं कि सेल अपनी नॉर्मल शेप में है. ठीक है, नोटिस द बाउल लाइक शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स की अगर शेप को आप यहाँ पे नोटिस करें तो भी आपको पता चलेगा कि क्या है इसमें नॉर्मल इनकी जो सेल की शेप है वो नॉर्मल है. ठीक है, द प्लांट सेल इज़ इन द नॉर्मल स्टेट. ठीक है, नंबर सी डायग्राम में आप देखेंगे कि प्लांट सेल भी अपनी नॉर्मल शेप में, इसी वजह से नॉर्मल शेप में, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर हम बाहर भी सेम सॉल्यूशन रखें, अंदर भी सेल के अंदर सेम सॉल्यूशन हो, तो क्या होगा, जितनी अमाउंट में वाटर अंदर जाएगा उतनी अमाउंट में वाटर सेल से बाहर भी आएगा. ठीक है, ये थी हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. व्हाट इज़ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? मोर वाटर मूविंग इनटू द सेल देन इज़ मूविंग आउट. ठीक है, यानी कि सेल के अंदर वाटर जाएगा तो ज़्यादा अमाउंट में, मगर बाहर ज़्यादा अमाउंट में वापस नहीं आएगा. अब क्यों वापस नहीं आएगा? जैसे कि आपको फर्स्ट वाली डायग्राम ए, बी और सी तीनों दिखाई दिए गए हैं. ठीक है, अब पिछले में आप लोगों ने देखा था कि जो नंबर बी डायग्राम थी उसमें सेल्स अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद थे. यहाँ पे नंबर बी डायग्राम में क्या है, सेल्स स्वेलअप कर गए हैं. और नंबर सी डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल क्या हो गया है, टर्जिड हो गया है. टर्जिड मीन स्वेलअप हो गया है. ठीक है, अब इसी तरह से हम साथ पढ़ते हैं क्या लिखा है. वाटर पार्टिकल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर भी वाटर जाएगा और बाहर भी इसी प्रोसेस से आएगा, कॉजिंग द सेल टू स्वेलअप. ठीक है, क्या हो जाएगा, इसकी कॉज क्या बनेगी कि सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा. रेड ब्लड सेल्स में भी कंटिन्यू टू स्वेल. रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, अपनी स्वेलिंग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, स्वेल होते रहेंगे. एंड इवेंचुअली में बस्ट, और स्वेल होते होते आखिरकार क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे. द प्लांट सेल स्वेल्स बियॉन्ड इट्स नॉर्मल साइज़. ठीक है, प्लांट सेल भी अपनी नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा स्वेल अप हो गया है यहाँ पे. ठीक है, दैट्स वाई, इसी वजह से प्लांट सेल के इर्द गिर्द जो होती है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ताकि अगर वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाए तो वो क्या ना हो, बर्स्ट ना हो. नेक्स्ट है हमारे पास
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मोर वाटर मूविंग आउट ऑफ द सेल देन मूविंग इन, ठीक है, यानी कि सेल के अंदर इतना पानी नहीं आ रहा जितना कि बाहर जा रहा है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बाहर क्या है, बाहर वाटर पार्टिकल्स लीव सेल बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, वाटर पार्टिकल्स सेल्स के अंदर से बाहर ट्रांसफ़र होंगे ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, मेन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जाते जाएंगे। और नंबर बी वाले में आप रेड ब्लड सेल्स देख रहे हैं कि वो क्या हो चुके हैं, श्रिंक हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर से जो वाटर था वो क्या हो रहा है, निकलता जा रहा है। इसी तरह से नंबर सी डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म था वो क्या हो गया है, श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज प्लाज्मोलाइज्ड। इस इन सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, ये सेल्स प्लाज्मोलाइज्ड हो चुके हैं, ठीक है। आपकी बुक में अलग से इसकी हेडिंग दे के ये टॉपिक बनाया गया है। अगर आप उसको साथ में बुक भी रखें, साथ में लेक्चर भी सुने, तो आप लोगों को इजीली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब टर्गर क्या होता है कि मैंने आपको बताया, टर्जिडिटी वो होती है कि सेल के अंदर वाटर का ज़्यादा आना और बाहर कम जाना, दैट इज़ नोन एज टर्गर। सो वो जो वाटर प्रेशर एग्जर्ट करता है सेल के ऊपर, सेल्स की सारी ऑर्गेनेलीज के ऊपर, दैट इज़ नोन एज टर्गर प्रेशर। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये क्यों ज़रूरी होता है, हम देखते हैं। टर्गर प्रेशर गिव प्लांट्स देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, प्लांट को उसकी स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। इफ़ प्लांट डिड नॉट हैव दिस दे वुड बी विल्टेड, ठीक है। अगर प्लांट्स के सेल्स क्या ना हो, टर्जिड ना हो, तो दैट्स वाई प्लांट क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। विल्टेड मीन मुरझा जाना। प्लांट्स दैट डज नॉट हैव वुड सच एज लिटियोस एंड हाउस प्लांट्स, ठीक है, लिटियोस या हाउस प्लांट्स जो अक्सर हम लोग गमलों में देखते हैं, जिनकी लकड़ी नहीं होती, वो क्या होती है, हल्का सा स्टेम होता है, ग्रीन कलर का स्टेम होता है जिनका, दैट इज़ नोन एज लिटियोस प्लांट्स। रिले ऑन टर्गर प्रेशर फॉर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ के लिए टर्गर प्रेशर बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं वो यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स का मूव करना, दैट इज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ये अगेंस्ट मूव करेगी और ATPs को यूज़ करके, एनर्जी को यूज़ करके, ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो ATPs को यूज़ करके ये लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स को मूव करवाएगी हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स सेलुलर एनर्जी टू अचीव दिस मूवमेंट, ठीक है। क्या सेलुलर सेल की जो एनर्जी होगी उसको यूटिलाइज़ करके क्या करेगी, कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करवाएगी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस एंड व्हाट इज़ एक्सोसाइटोसिस? Endocytosis is the process of capturing a substance or particles from outside of the cell by engulfing it with the cell membrane and bringing it into the cell, ठीक है। अब क्या है इंडोसाइटोसिस, क्या प्रोसेस है? इंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें से सेल के बाहर से कोई भी पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन को यूज़ करके सेल के अंदर आता है, दैट इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस। अनदर इज़ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इसी तरह से सेल के अंदर का कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल क्या होगा, इसी तरह से सेल के बाहर जब जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को यूज़ करके जब सेल के बाहर जाएगा, तो दैट इज़ नोन एज एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वेजिकल्स फ्यूजिंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेजिकल्स बनेंगे, कोई भी चीज़ है, अगर जो प्लांट या कोई भी एनिमल सेल है, जो भी सेल है, अगर सेल को नहीं चाहिए तो वो वेजिकल्स बन के, वेजिकल्स की फॉर्म में जाके किसके साथ अटैच हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के साथ। जब सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगी तो सेल मेम्ब्रेन उन
वेजिकल के अंदर जो भी मटेरियल है उसको क्या कर देगा, मेम्ब्रेन से आउट कर देगा, सेल से आउट कर देगा, ठीक है। विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीजिंग देयर कॉन्टेंट्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, इसी तरह से वो क्या करेगा, उसको सेल से एक्सपेल आउट कर देगा। आगे आपके पास डायग्राम है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस की डायग्राम आपको दिखाई दे रही है। कोई भी पार्टिकल है, ग्लूकोज पार्टिकल है, ग्लूकोज है, या कोई भी लार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को इस तरह से क्रॉस करके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके हमारे पास ये वे होता है उसको अंदर लाने का। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो क्या होते हैं, अंदर आ सकते हैं, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द सेल कोई भी पार्टिकल है, सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड फोल्ड होगी, उसके अंदर ये सारे पार्टिकल्स होंगे और वो दोबारा से जब जुड़ जाएगी तो एक वेजिकल की फॉर्म ले लेगी। वेजिकल की फॉर्म लेके वो सेल के अंदर आ जाएगी। इसी तरह से अगर कोई पार्टिकल सेल के अंदर मौजूद हैं और हमें नहीं चाहिए, ठीक है, सेल को नहीं चाहिए, तो वो क्या होंगे, इसी तरह से सेल को यूज़ करके वो उसके अंदर से वेजिकल के अंदर से जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आउटसाइड द सेल चले जाएंगे, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।